नमस्कार, मैं रजनीकांत चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पान, मछली, मखाना और आतिथ्य, ये चार शब्द अगर पूरे विश्व में अगर प्रसिद्ध है तो वो है मिथिलांचल के दरभंगा के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम जिस क्षेत्र का विश्लेषण कर रहे हैं वह है दरभंगा का लोकसभा क्षेत्र, जहां पर चुनावी चौपाल में आज हर चीजों पर बात होगी। विरासत से लेकर तमाम चीजें, राजशाही से लेकर जमींदारी, और जमींदारी से अगर राजा राजवाड़ाओं का सबसे बड़ा अगर कोई केंद्र है तो वह दरभंगा है। इसलिए दरभंगा की जो अपनी अति विशिष्ट पहचान है वो तो आतिथ्य है। आप जाते जाते और खाते खाते थक जाएंगे, मगर दरभंगा ना आपको खिलाते थकेगा और ना किसी चीज की कमी देखेगी। यह तो बात है साहब, आतिथ्य की बात हो गई, पान की बात हो गई, मखाना की बात हो गई, मछली की बात हो गई। और इन तमाम चीजों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा यह जो पूरा क्षेत्र है, इसका जो एक समीकरण है, अगर पूरे समीकरण पे गौर करें तो यहाँ पर ब्रह्म का बाण ही सबसे ज्यादा कारगर होता है। चाहे वो तुरुप का पत्ता किसी भी पार्टी के पास हो, अगर कद्दावर नेता है तो सबसे ज्यादा अगर ब्रह्मवान की बात अगर स्पष्ट रूप से हम कहें तो इस पूरे क्षेत्र में ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा दबदबा रहता है, और दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं, और तीसरे पे यादव, और चौथे नंबर पे अन्य जातियां हैं। कुल मिलाकर के अगर दरभंगा लोकसभा सीट की हम बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। 8 बार से उनके सांसद रहे हैं, और जिनके पास यह मजबूत पिलर है वहां से जीता रहा है। कभी मुसलमान भी जीते हैं। अगर हम बात करें अली अशरफ फातमी की तो उन्होंने भी जीत दर्ज की है। बावजूद इसके इस बार का जो मुकाबला है वो भी काफी रोमांचक होने वाला है। बीजेपी ने तो क्लियर कट कहा है और तमाम चीजों पर भरोसा भी जताया। एक बार फिर से गोपाल जी ठाकुर को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। और कौन है राजद के कैंडिडेट, यह भी जान के आपको आश्चर्य होगा। तक जो है पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि राजद ने मुसलमान को छोड़कर अपने M22 समीकरण में यादव पर उम्मीद जताई है, और वो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। ललित यादव की हम बात कर रहे हैं, कई बार से विधायक भी रहे, राजद में उनका एक दबदबा रहा है। और जिस गोपाल जी ठाकुर की बात की जा रही है, एक मामूली कार्यकर्ता से जिला अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने तय किया। दरभंगा में इमरजेंसी तक जो है कांग्रेस का दबदबा रहा, कांग्रेस के सांसद जीतते रहे, और उसके बाद उनके हाथ से यह गेम फिसल गया। फिर राजद के पास जाता है, फिर अलग अलग पार्टियों को एक एक मौका मिला। उसके बाद फिर जो इतिहास रहा या उससे पूर्व का जो इतिहास रहा, बीजेपी का दबदबा इस क्षेत्र में रहा। दरभंगा लोकसभा का चुनाव इस बार राजद के साथ सीधी टक्कर की राह उतरता हुआ दिख रहा है। भाजपा का गढ़ इसलिए कि 1999 के लोकसभा में पहली बार भाजपा के उम्मीदवार प्रख्यात खिलाड़ी से, क्रिकेटर से नेता बने कीर्ति आजाद, जो पूर्व सीएम भागवत झा आजाद के बेटे थे, और उनको मौका दिया गया। वो चुनाव जीत गए। उसके बाद जो है बीजेपी का दबदबा उस सीट पे देखने को मिला, और उसके बाद कीर्ति झा आजाद के बाद फिर गोपाल जी ठाकुर पर पार्टी ने उम्मीद जताई, और उसके बाद गोपाल जी ठाकुर बड़े मार्जिन से जीते, अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया। उसके बाद फिर से गोपाल जी ठाकुर को 2024 में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। मगर इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट इसलिए है कि राजद ने इस बार किसी मुसलमान कैंडिडेट को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, बल्कि अपने ही पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक रहे ललित यादव को मौका दिया है। तो यह थोड़ा सा जो समीकरण है इसमें ट्विस्ट है। क्या कुछ पेच है, यह तो आने वाले समय में ही क्लियर हो पाएगा, और 4 जून को तो सब फैसला होना है। मगर तमाम चीजें हैं, मैंने पहले भी कहा है कि जो भी परेशानी है दरभंगा में बहुत ज्यादा एनडीए के लिए नहीं है, बहुत आसान है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर जो ब्राह्मण फैक्टर है उसका जादू सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, हर बार देखने को मिला है। और जो पूरे समीकरण की बात करते हैं तो यह भी जानना जरूरी है कि गोपाल जी ठाकुर जैसे एक कार्यकर्ता बाद में जिलाध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद पार्टी उन पे उम्मीद करती है। कीर्ति झा आजाद का टिकट काट कर गोपाल जी ठाकुर को टिकट दिया गया, और उस पर वे खड़े भी उतरे। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट मार्जिन जो होता है कीर्ति झा आजाद से भी ज्यादा लाया, और एक बड़े मार्जिन से उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया। और ये जो अशरफ फातमी की मैं बात कर रहा हूँ, इनको भी एक बार मौका मिला था, राजद में रहे, फिर जदयू में चले गए, फिर राजद में आ गए। इस बार उनको कहीं अन्य क्षेत्र से टिकट दे दिया गया है। इस कारण से यहाँ पर ललित यादव को उतार करके कुछ नई रणनीति प्लान की जा रही है। मगर कुछ भी हो, आपको यह मैं बता दूं कि जिस ललित
यादव की बात हो रही है, लालू यादव से बहुत करीबी रहे हैं और तेजस्वी यादव ने भी अपना मोहर लगाया है। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक नए चेहरे को मौका दिया गया है। राजद में उनका एक अपना एक अलग छवि है, कई बार से विधायक रहे हैं। 95 में दरभंगा ग्रामीण से विधायक चुने गए, फिर 2010, 2000, 2015, 2020 लगातार 6 बार विधायक चुने गए हैं। तो ऐसे में एक मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। मगर जो जीत का मैंने समीकरण बताया ना आपको कि ब्राह्मण, उसके बाद दूसरे नंबर पे मुसलमान, यादव, तो एमवाई समीकरण तो है, मगर जो सबसे बड़ा अन्य जातियों का भी जो समीकरण है वो भी एनडीए के साथ है, जिसको साधने में बहुत हद तक जो है पीएम मोदी सफल भी रहे हैं। और दरभंगा की हम बात करें और मिथिलांचल की हम बात करें तो ललित नारायण मिश्रा का जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है दरभंगा को वैश्विक फलक पर पहचान दिलाने में, उनकी भी भूमिका को कमतर नहीं आंका जा सकता है, बहुत रहा है। तो दरभंगा का अपना एक विशिष्ट पहचान है, विशिष्ट पहचान के साथ जातीय समीकरण है। यहाँ पर एनडीए मुझे सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है। कहना जल्दबाजी हो सकती है, मगर जो समीकरण पे बात करें, जो जातीय समीकरण पे हम बात करते हैं, तमाम चीजों पे बात करते हैं, इस बार एनडीए यहाँ मजबूत स्थिति में दिख रही है। क्योंकि पिछले बार जो है जदयू अलग थी, तो संजय झा वहां से उनको टिकट मिला था, 1.5-2 लाख वोट उनको भी मिला। इस बार तो सब साथ में है, तो मार्जिन बड़ा होगा। और इस बार कोई जो है बहुत ज्यादा जो आप कह सकते हैं विरोध और तमाम चीजें, चूंकि ग्राउंड लेवल पे गोपाल जी ठाकुर ने काम किया। मैंने कहा कि एक सिंपल कार्यकर्ता से जिलाध्यक्ष, उसके बाद उन्हें विधायक बनाया गया और विधायक बनने के बाद वो लगातार काम करते रहे। हारने के बाद भी वो पार्टी में सक्रिय रहे, यही कारण है कि उनको एक बार फिर से टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के दरभंगा में भ्रम जो बाण है बीजेपी का वही चलेगा और मजबूत स्थिति में है, बहुत ज्यादा संशय की स्थिति नहीं है। मगर फिर भी यह तो राजनीति है, राजनीति में वोटर्स कौन कब किस ओर करवट लेगा यह भी कहना काफी मुश्किल है। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।